जात से तो मैं अछूत नहीं पैदा हुई और अछूत कोई नहीं होता है इस समाज में। हम सब इक्वल हैं, हम बराबर हैं, पर अछूत होने का जो पेन है, शायद मुझसे और मेरे समुदाय से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरा जीवन वहां भिक्षावृत्ति में स्टार्ट हुआ। भीख कभी मुझे मांगनी नहीं थी क्योंकि मैं आई वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे जैसे समुदाय से जब कुछ एक चीज लेता है तो बहुत कुछ दे देता है। दिव्यांग बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार है, रेपिस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मर्डरर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गुंडे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चोर कर लेते हैं, वो अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को एक्सेप्ट करने को कभी तैयार नहीं होते। अगर मैं देवेंद्र थी ना तो शायद मैं कुछ ना कर पाती, पर आज मैं देवेंद्र से देविका बनी ना तो मैं बहुत कुछ कर गई। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस क्यों घंटी बजी की प्लेटफॉर्म पर। और हम स्वागत करते हैं भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर और सोशल एक्टिविस्ट, लखनऊ घराने की नृत्यांगना देविका देवेंद्र मंगलामुखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देविका जी। और मैं स्वागत करूंगा अपने तबले की आपके कथक के साथ रिलेटेड कुछ चीज। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। हेलो देविका जी, वेलकम टू आवर शो। मजा आ गया, नाइस टू हैव यू हियर। ये बताएं कि शुरुआत की जर्नी कैसी रही? हाउ वाज इट टू गेट इनटू दिस रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू? और यूं कहें कि देवेंद्र से देविका तक की जो यात्रा है आपकी, वो कितनी तकलीफ भरी और कितनी सही और कितनी अच्छी रही, प्लीज आप कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ नवीन गिरी साहब का, और जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिया और इस खूबसूरत शो जो कि मतलब मेरे लिए बहुत अनोखा है आज, बिकॉज़ आई नेवर बीन टू दिस काइंड ऑफ शो जिसका कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है, और जहाँ माँ सरस्वती से शुरुआत हो गई तो आप सोच सकते हैं कि वो शो में और वो शो को देखने वाले लोगों में कितनी जान आने वाली है। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अमरजीत सिंह साहब का, जिन्होंने इतना सुंदर टुकड़ा कथक का बजाया। और मेरा नाम जैसा कि आपको बताया गया देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है, और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगनाओं में से एक हूँ। उसके साथ-साथ मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करती हूँ, वीगनिज़्म को फ़ॉलो करती हूँ। उसके साथ-साथ मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ, जो कि पोज़ीशन के इक्वल है। उसके साथ-साथ मैं महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती हूँ। उसके लिए मैं चूँकि नृत्यांगना हूँ, तो कला और साहित्य से एक बहुत ख़ास रिश्ता रहा है मेरा, और अंग्रेज़ी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और उसके बहुत साथ-साथ खूब। अंग्रेज़ी साहित्य में अपनी रचनाएँ लिखती हूँ, और सबसे ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, लैंगिक असमानता और जेंडर पे आधारित जितनी भी हिंसा होती है, उस पे मेरे कुछ काव्य हैं। और भारत ही नहीं, विश्व के 3 से 4 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में भी मुझे शिरकत करने का मौका मिला। बहुत तो अच्छा। जैसा हमारे साहब ने पूछा कि देविका से देवेंद्र बनने का सफ़र, कहते हैं देवेंद्र वो नाम था जो मेरे माता-पिता ने मुझे दिया, यानी मैं जब पैदा हुई जी। घर में तो देवी के रूप में पैदा हुई, और देवेंद्र के रूप में पैदा होने के बाद बड़ा लाड-प्यार मिला। ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा हुई, और राजस्थान के एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई, जहाँ पे शिक्षा थी, अवसर थे, जहाँ पे हर एक वो चीज़ थी। मेरे फादर इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, मेरी माताजी गृहिणी थी, दादाजी एयर फ़ोर्स के ऑफ़िसर रहे, बाद में पार्षद रहे पॉलिटिक्स में, और एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से मैं आती थी, जहाँ पे एक ख़ास बात थी कि ब्राह्मण फ़ैमिलीज़ में आप लोग जानते हैं कि पूजा की चप्पलें अलग, तो बाथरूम की चप्पलें बिल्कुल। अलग, तो किचन की चप्पलें अलग। संस्कार बचपन से ही वहाँ मिले, और उस घर में मेरा जन्म हुआ देवेंद्र के रूप में। हम्म। बहुत कुछ साल लालन-पालन में गए, कुछ साल अच्छे से गए। 14 साल की उम्र में मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अलग है, कुछ हम्म। सबसे जुदा है, जो मुझे सबसे अलग लगता है, कुछ जो है वो सबसे भिन्न है, और कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मेरे माँ-बाप मुझे एक लड़के के समान रखते थे कि तुम एक लड़के के समान रहो, पर मैं थी एक
अंदर से एक लड़के के शरीर में गिरफ्त एक महिला, एक लड़की। तो मुझे बचपन से ही लंगड़ी टांग खेलने का शौक था। मुझे हर वो काम पसंद था, सजना-संवरना, मेहंदी लगाना, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब बेसिकली बीइंग आर्टिस्टिक जो चीज़ थी मेरे अंदर, वो शुरू से हम्म, मेरे अंदर थी। और महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। वो हम्म, किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से बोलती हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार रहता है, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहा। पर चूँकि मैं समाज की फ्रेम में सूटेबल नहीं बैठती थी, तो कई उपनाम भी मिलने लगे और पर उनको दरकिनार किया और जी। दीप स्कूल से मेरी शिक्षा-दीक्षा हुई और हम्म, एक रात 14 साल की उम्र थी, एक रात मैंने मेरी माताजी से कहा कि मम्मी अब बस बहुत हुआ। ना तो मैं लड़कों के कपड़े पहनूँगी और आप मुझे जो करेगा करके बोलते हो ना, इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। आप मुझे करेगी बोलो। तो पहले हम्म, हमारे गाल पे एक काट दिया बड़ा जोरदार मम्मी ने कि लो, अरे अभी तुम्हें ओ, आते हैं, तुम्हें बड़ा हम्म, घी बनने का शौक है। तो इन्होंने एक रसीद काट दी और सीधे पकड़ के कमरे में ले गईं और जो मारा सो मारा, बाथरूम में बंद और कर दिया। तो हम्म, मैंने कहा कितना मार लीजिए, मैं नहीं रहूँगी, मुझे ऐसे नहीं रहना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर हम जैसे चाहते हैं, अगर वैसी रहोगी तो तुम रह सकती हो और अगर तुम ये कहो कि तुम अपने हिसाब से रहोगी, देन यू कैन लीव माय हाउस। रात हम्म, को कुछ 11:30 बजे थे, एक ट्रेन आया करती थी, मालवा एक्सप्रेस। हम्म, उससे मैं ₹20 घर से चोरी करके भाग गई और मेरी यात्रा सीधी पहुंची हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। पहला दिन रोने-धोने में गया, दूसरे दिन अम, जो मेरे पास कुछ एक पैसे थे, उससे मैंने चाय, कुछ जो भी पेट भर सकती थी। तीसरे दिन मेरे पास कुछ भी ये नहीं कब था। की बात है? कौन से सन की बात है? ये 2014, ये जब मैं 14 साल की थी, ये 2005 की बात है। दो 2005। 2005 तीसरे दिन मैं भूखी प्यासी हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन पे बैठी थी, तब ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर जो कि कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रखने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे अपने साथ वो मुझे ले गए हम्म, और अपने साथ जाने के बाद मुझे वहाँ से अपने साथ वो मुझे ले गए और वहाँ से भिक्षावृत्ति की दलदल जो होती है, मेरा जीवन वहाँ से शुरू हो गया। देविका हम्म, जी, 1 मम्मी मिनट रोकूँगा मैं आपको। नहीं, उन्होंने आपको पहचाना कैसे? मतलब कैसे उनको लगा कि को आप उनके साथ चली जाएँगी? हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में जो एक सबसे बड़ी खास पहचान होती है कि कहीं न कहीं वो नज़ाकत और नफ़ासत जो होती है, उससे दे कैन रिकॉग्नाइज़ यू। ओके। जो हम्म, मतलब एक कि वो समझ में आ जाता है कि कोई बैठे तो हल्का-सा काजल मैंने अप्लाई कर रखा था, थोड़ा-सा लिपस्टिक और जो वस्त्र थे ना वो लड़कों के थे ना लड़की के। मतलब क्या होता था बचपन में कि जो पैंट हम्म, शर्ट या जीन्स टी-शर्ट जो मिल रही थी उसको मैं फेमिनाइन वे से पहन लेती। जैसे कमर में बाँध लिया या फिर जीन्स को थोड़ा रफ बना लिया, नीचे से साइड से बेल बॉटम काट लिया जिससे कि वो फेमिनाइन होने लगे। बालों को थोड़ा ऐसे निकाल लिया, काजल, बिंदी लगा ली। तो दिस काइंड ऑफ वे आई यूज्ड टू डू जी। दैट टाइम। तो वहाँ से मेरा भिक्षावृत्ति करने में सो कॉल्ड बैगिंग में मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई। हम्म, और फिर मैंने माता-पिता चूँकि मम्मी ने पापा को बताया घर में, वो बताती हैं जैसा और ढूँढने की कोशिश करी गई पर मैं नहीं मिली। पर वो हम्म, समझ गई थी कि कहीं न कहीं इसको जो बनना है। तब उस ज़माने में कोई अधिकार नहीं था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, तो मम्मी को तो वही था कि इसको किन्नर बनना है। ही वांटेड टू बिकम अ किन्नर। शी डज़न्ट नो कि व्हाट इज़ कि एक ट्रांसजेंडर डिफरेंस। व्यक्ति और एक किन्नर समाज के व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। हर एक किन्नर व्यक्ति ट्रांसजेंडर होता है। ये बात बहुत गहरी है, मैं आपके चैनल के जी जी माध्यम से बिल्कुल। दर्शक कि हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत की बात हो रही है। हर एक हम्म, ट्रांसजेंडर एक किन्नर व्यक्ति ट्रांसजेंडर होगा, ये ज़रूरी है। पर हर एक ट्रांसजेंडर महिला किन्नर हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। तो मैं खुद खुद को मैं एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में देखती हूँ और भारत में जब 2014 में नालसा जजमेंट 2014 आया, जिसके हम्म, तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें अधिकार दिया कि हमारी लैंगिकता क्या है? क्या हम हम्म, पुरुष हैं? या हम महिला हैं? या हम तृतीय लिंग के लोग हैं? तब हम्म, हमें एज़ अ थर्ड की कैटेगरी में रखा गया और उसमें भी 3 कैटेगरीज़ स्पेक्ट्रम्स बनाए गए। सबसे हम्म, पहले ट्रांसजेंडर पुरुष, जो कि एक महिला से पुरुष बनते हैं। They have changed, they have gone through with gender reassignment surgeries and they हम्म, become a transgender men. हम्म, सेकंड है मेरे जैसे ट्रांसजेंडर महिलाएं जो कि एक पुरुष से महिला बनती हैं और तीसरे होते हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी वाले लोग जिन्हें हम हम्म, किन्नर समाज
कहते हैं, और हम्म, अलग-अलग प्रांतों में अनूठे इनके नाम हैं। जैसे दक्षिण भारत में जाएँगे, तो तमिलनाडु में इनको अरावनी कहा जाता है तमिलनाडु में। कर्नाटका में इनको जोगती कहा जाता है, जोगप्पा कहा जाता है। केरला में आप जब चले जाएँगे तो वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहाँ पे अरावन के नाम से इनकी अरावन की विधवाएँ इनको बोला जाता है। महाराष्ट्र में आएँगे तो जोगती संप्रदाय ये हो जाते हैं। तो ऐसे कर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इनके होते हैं। पर मेरी जो लैंगिकता है, या अगर आप मुझसे कभी क्योंकि एक बहुत खास बात होती है कि जब नालसा जजमेंट आया तो उसमें क्या कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो प्रोनंसिएशन जो होने चाहिए वो बहुत राइट होने चाहिए। जैसे हम्म, कि ट्रांसजेंडर पुरुष है, अब उससे हम अगर बात कर रहे हैं तो हम अपनी राय ना बनाएं कि आप खाएंगे या खाओगी, मतलब हम्म, पहले हम से पूछे कि व्हाट आर योर राइट प्रोनाउंसिएशन, क्या हम हम्म। कह के आपको संबोधित करें। उच्चारण। तब वो व्यक्ति उच्चारण तब वो हम्म, व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं एक पुरुष हूँ, ट्रांसजेंडर हम्म, पुरुष हूँ, मुझे कर ही और हिम के नाम से एड्रेस करिए। हम्म, अगर मैं होंगी तो कहूंगी मुझे ही, शी और हर से एड्रेस करिए। और जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो अपनी अनुसार बताएंगी कि क्या है। तो इस तरीके से मेरा जीवन वहां भिक्षावृत्ति में स्टार्ट हुआ। भीख कभी मुझे मांगनी नहीं थी, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे जैसे समुदाय से जब कुछ एक चीज लेता है तो बहुत हम्म, कुछ दे दे। देता भी है। बचपन से ही मैं कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया था मैंने। हम्म, और मेरी एक ऐसी स्कूल में डांस टीचर हुआ करती थी, जो थोड़ा बहुत कथक, मतलब वो कथक नहीं था, इट्स काइंड ऑफ सेमी क्लासिकल और फोक डांस मैंने सीखना शुरू किया। और फिर मैं जब दिल्ली गई, और लिखने का बड़ा शौक था। बचपन से ही निबंध लिखना, कविताएँ लिखना, पोएट्रीज़ लिखना और कुछ अलग करने का मन था। तभी जो जोनर चुना वो इंग्लिश लिटरेचर को चुना कि सामान्यतः हिंदी में बहुत काम हुआ है, उर्दू में काम हुआ है, संस्कृत में बहुत काम हुआ है। मैंने कहा बीइंग एन इंडियन आई वुड लाइक टू डू मच एक्स्ट्रा फंडामेंटल वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर जिसे लोग याद रखें। नहीं तो और आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई कहाँ से करी, आपने कौन से कॉलेज से? मैंने बचपन में 9th क्लास तक मेरे पास सारे ही सब्जेक्ट थे। हम्म, तो दिल्ली में पड़पड़गंज में एक स्कूल हुआ करता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिशन स्कूल। अभी हम्म, पता नहीं वो है नहीं, वहाँ पे फादर सिस्टर लोग पढ़ाया करते थे, क्रिश्चियन जो हम्म, फादर एंड सिस्टर्स हम्म, मिशनरीज। और मैं दिन में सो कॉल्ड बैगिंग करती थी, लाल बत्ती माँगती थी, और रात में मैं वहाँ पढ़ने जाया करती थी नाइट स्कूल में। तो वो लोग डिग्रीज़ तो नहीं देते हैं, दे डोंट गिव हम्म, एनी डिग्री और डिप्लोमा। वो सिर्फ़ आपको एज़ अ ट्यूशन की तरह पढ़ाते थे, और उसके बदले में पेट भर के खाना हम लोग को मिल जाता था। और एक ब्रेड, जिसे हमारे भारतीय भाषा में हम लोग बोलते हैं पाव जो होता है, हम्म, वो चाय का बनाने का सामान, एक टी बैग, एक शुगर और एक मिल्क वो दिया करते थे डेली बेसिस में। उसके लालच में वी यूज्ड टू गो। तो वहाँ से फिर मैंने चूँकि मेरी पढ़ाई 9th में ही छूट गई थी, वहाँ से मैंने 10th किया, और उसके बाद मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिशन स्कूल से पढ़ने के बाद वहीं से मैंने 12th किया। हम्म, 12th में चूँकि मेरे पास आर्ट एंड कल्चर था, तो 12th में मैंने आर्ट एंड कल्चर ना लेते हुए सिंपल साइंस लिया। क्योंकि मुझे शुरू से ही रुचि थी आर्ट एंड कल्चर में, पर उस ज़माने में एडमिशन्स वहाँ पे थे, तो मैंने साइंस मैथमेटिक्स लिया, और वहाँ से अपना 12th मैंने किया। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, और टर्निंग पॉइंट था मुझे बड़ी मज़ेदार बात है कि एक रोज़ मैं सो कॉल्ड पड़पड़गंज लाल बत्ती पे अपनी मस्ती में मस्त भिक्षावृत्ति कर रही थी, और तभी कथक गुरु श्रीमती कपिला राज शर्मा जी, जो लखनऊ घराने के आचार्य लच्छू महाराज जी की सिस्टर इन लॉ भी थी, अच्छा। और एक और अव्वल दर्जे की कथक नृत्यांगनाओं में से एक थी, और लखनऊ कथक केंद्र की डायरेक्टर रही वो। उन्होंने मुझे देखा, और मैं कुछ ऐसे ही सिंपल सा हाथों की मुद्रा जेस्चर बना रही थी। उन्होंने कहा, "इधर आओ, कुछ तुम कथक जानती हो?" मैंने ताली उन बजा, जो सो कॉल्ड हमारा होता है कि अरे, अरे जाओ, पैसे दो और निकलती बनो। कथक और मेरा मेरा इंटरव्यू मत लो। आपके लिए हम्म, बेटे की बहू नहीं जा रही हूँ मैं, जो आप मेरा हम्म, पूरा इंटरव्यू ले रही हैं। हम्म, तब हम्म, उन्होंने मुझे कहा, "नहीं, हम हमारा नाम कपिला राज शर्मा है। हम एक कथक गुरु हैं, और अगर कभी तुम्हारा मन हो, तो तुम हम्म, आना लखनऊ, आई विल टीच यू।" हम्म, मैंने कहा, और उन्होंने मुझे कार्ड दिया, तो कार्ड तो नहीं था, एक पर्ची पे नंबर लिख के दिया, मुझे आज भी याद है वो नंबर। फिर मैंने एनजीओ सेक्टर के अंदर अपना मूवमेंट किया,
जो आपकी 9th के बाद जो आपने पढ़ाई शुरू की दिल्ली में और 12वीं तक की जो आपकी शिक्षा रही, उसमें आपको कोई किसी परेशानी का, किसी की फब्तियों का, किसी के टिप्पणी करने का कोई आपको या कोई मतलब तंज लोगों ने कसता रहा परेशान हो? किया आपको? मतलब कैसे कैसे रहा वो सफर? देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ये चोली दामन का साथ होता है। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, बुलिंग, ह्यूमिलिएशन, यानी हर रोज हम पे मुझे लगता है समाज में जो अब तो बहुत अच्छी स्थिति है दलित समुदाय की, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है ट्राइबल समुदाय की, जिसे हम आदिवासी लोग कहते हैं, कि एटलीस्ट वो जात से दलित होते हैं, अपने आप को कहलाते हैं कर। पर हम लोग तो ऐसे हैं जो रियल में जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, अछूत होना जिसे हम कहते हैं, वो मैंने महसूस किया। क्योंकि मुझे आज भी याद है और आज भी स्टिल ये होता है नवीन सर, जब मैं कभी ऑटो से जाती हूँ या कभी, अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करती हूँ, अब तो ईश्वर की कृपा है, पर जब भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करती थी, तो मुझे देख के साथ की सवारी उठना बना मतलब उठ जाया करते थे या बैठने से मना करते थे। और एक परसों का मज़ेदार वाकया बताती हूँ। जी। रात्रों के व्रत थी, तो मैंने कहा कि आज यहाँ लखनऊ में एक बड़ी अच्छी दुकान है, बड़े अच्छा रेस्टोरेंट है राजलक्ष्मी। तो मैंने कहा चलिए आज हम खूब अच्छा बना लेते हैं व्रत का खाना, आज वहां का टेस्ट करते हैं। तो मैं वहां पहुंची, परसों की बात है, और मैं बैठ के खा रही थी, तो एक परिवार आया, और एक परिवार जैसे ही मेरे बगल में बैठा, उसकी वो जो आंटी थी, उसने अपने बेटे को कहा कि तुम वहां बैठो, और आंटी मेरे पास से उठ के सामने बैठ गई। तो बड़ा मुझे दुख लगा, बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना सारा काम करने के बावजूद, समाज में इतनी पहचान बनाने के बावजूद, संवेदनशीलता लाने के बावजूद भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं है। आज भी लोग, या तो ये कह लीजिए कि लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और भारतीय समुदाय में तो आप जानते हैं कि हमारे समुदाय में बहुत बहुत मुश्किल है। खूबसूरत, बहुत मुश्किल और बड़ी सुंदर-सुंदर मान्यताएँ हैं। तो बड़ा मुझे दुःख हुआ कि यार ये आंटी मेरे पास पहले बैठी क्यों? फिर उठ के सामने क्यों चली गई? और हाँ। अनटच अनटचेबल होना, मैं फिर यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं जात से तो दलित नहीं हुई, जात से तो मैं अछूत नहीं पैदा हुई, और अछूत कोई नहीं होता है इस समाज में। हम सब इक्वल हैं, हम बराबर हैं, पर अछूत होने का जो पेन है, शायद मुझसे और मेरे समुदाय से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक बात आपको बताती हूँ अमरजीत सर, कि जब मैं एनजीओज़ में काम करने लगी थी, और जब मैं अपनी कम्युनिटी को एचआईवी टेस्टिंग के लिए लेके जाती थी, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते थे। उस ज़माने में ये फ़ील आता था, डॉक्टर छूने से कतराते थे। डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, और उस दौरान मुझे डॉक्टर से बदतमीज़ी करना पड़ता था कि ऐसा क्या है जो आप इनको टच नहीं, और आज भी ऐसा ही है। आज भी समुदाय की स्थिति वही है कि आज भी आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो ये नहीं होता होगा। अच्छे बड़े नहीं, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते होंगे, वो, क्योंकि आई नो वो ऐसे, वो मतलब समझते होंगे इस बात को, कुछ सेंसिटिव भी होते होंगे। नवीन सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज बता रही हूँ। जितने ज़्यादा हम शिक्षित हैं ना, उतने ही ज़्यादा हमारी दकियानूसी है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, एक सब्जी का ठेला पे सब्जी रख के बेचने वाला व्यक्ति आपको दीदी कह के एक्सेप्ट कर लेगा, मैम कह के, बट सो कॉल जो लोग कहते हैं वी नो हाउ टू ईट बाय फोक एंड नाइफ, वी आर सो, यू आर राइट, आप you're very right। ये तो हम you're very right, ये हमने भी नोट किया है। they are not going to accept me और entire community of the Maharashtra। आप ये समझेंगे कि लोग जब मुझे लिटरेचर फेस्टिवल में सुनते हैं, और जब मुझे लोग व्याख्यानों में सुनते हैं, मेरी प्रस्तुति में देखते हैं, फोटोज खिंचाने का बड़ा शौक है, सेल्फी खिंचाने का, पर मैं कसम खा के बोल रही हूँ, आज रात का वक्त है, नवनी भी है, आज कि आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि देविका जी घर आइए कभी हमारे साथ चाय पीजिए। सबको बता रही हूँ, उससे सेल्फीज की होड़ लग जाती है। मेरे जैसे मेरा साइकिल खत्म होता है, मैम एक फोटो, मैम एक फोटो, मैम एक फोटो, मैम। और पर आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि का जी, जैसे सामान्यतः हम, जैसे मैं और नवीन सर मान लीजिए मिले कभी, या मैं कहीं मिल रही हूँ, तो जैसे दो पुरुष मिलते हैं, दो महिलाएं मिलती हैं, महिला पुरुष मिलते हैं, तो कह रहा अरे भाभी जी कभी चाय पे आइए, या अच्छा भैया देविका,
आप प्लीज मेरे घर आइए, हमारे घर आइए और ठहरिए। अरे थैंक यू सो मच, बट मैं बता रही हूँ कि हम्म, कभी मतलब बड़ा स्ट्रेंज होता है कि और हम्म, आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, अब एक पार्टी से जुड़ी हूँ, पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ी हूँ, तो आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, तो अच्छा अब ये बताएं, ये बताएं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आजकल। आप उत्तर प्रदेश से, हम ये बताएं कुछ इसमें, कुछ रोशनी दीजिए, क्या फ्यूचर देख रही है आप अपना 10 साल में? एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम, क्या? आपको देखिए आपको दावेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको काफी खिताबों से अच्छा नवाजा औहदा है, दिया हुआ उसके है, बारे में और, थोड़ा बता दीजिए। उसके बारे में, और उसके साथ जुड़ के योगी आदित्यनाथ जी के साथ क्या मतलब, किस प्रकार से आप उनको देखती हैं? पहली चीज तो सर मैं ये बताती हूँ कि जब एक देश की कमान संतों के हाथ में होती है, तो मुझे लगता है कि ये कहावत है ना, हमको एक हमारे श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ा श्लोक है कि यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्रस्ताम अधर्मस्य त्रिदात्मनाम सृजम में आए। तो मुझे लगता है कि जब धर्म का खत्म, जब धर्म बिल्कुल कम होने लगता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब अवतार जन्म लेते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे आराध्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी एक अवतारी व्यक्ति हैं। नॉट ओनली कि वो एक संत है, बट ऑल्सो हम्म, एक वो बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। मुझे ज्यादा अवसर उनसे कभी मिलने का नहीं मिला। जब मेरा हम्म, नॉमिनेशन हुआ एक बार मिली, और एक बार मैं हम्म, बैठक में मिली, 2 बार ही मैं उनसे मिल पाई हूँ, पर 2 बार जो मैंने ऊर्जा को महसूस किया, वो हम्म, एक अलौकिक है। हम्म, एक्सपीरियंस है एज अ सन। पर अगर हम बात करें एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, ही इज सो डिवोटेड टू दी उत्तर प्रदेश स्टेट। और नवीन सर, आपको मैं सच बताती हूँ, आप ये पूछ भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश में एक दौर था कि हम लड़कियां, हम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और हम्म, आज एक दौर है नवीन सर, आप खुल के कहीं भी जा सकते हम्म, हैं, हम्म, कुछ भी पहन। एक दौर था कि चलती बस के अंदर लड़कियों के साथ अश्लीलता की पराकाष्ठा होती थी, और आज एक हम्म, दौर है, एक महिला बस जस्ट कॉल कर दे कि मेरे साथ हम्म, ये हो रहा है, 1 सेकंड नहीं लगता है पुलिस को आने में, तो क्राइम हम्म, जीरो हुआ है, गुंडागर्दी कम हो रही है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। सब एक चीज मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगी, और ये फैक्ट बता रही हूँ, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और रहा सवाल मेरा, हम्म, सपना है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति सीएम बनूं किसी राज्य की, पर अभी जो मुकाम है, वो है अमरजीत सर जानते हैं, हमारे पार्लियामेंट में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं कला एवं साहित्य से, कुछ जी सीटें आरक्षित होती हैं मेडिसिन से, कुछ सीटें आरक्षित होती हैं तकनीकी अनुसंधान उस लेवल से। तो उस फील्ड में जो अच्छे और बिरले व्यक्ति हम्म, होते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाता है, पार्टी नॉमिनेट करके राज्यसभा सांसद बना के भेजती है। तो माननीय मेरी बड़ी रिस्पेक्टेबल डायनामिक पर्सनालिटी सोनल मानसिंह जी, जो कि एक सांसद हैं, बहुत और बड़ी आर्टिस्ट थी। कलाई, तो अच्छे ओडिसी नृत्यांगना भी हैं, ओडिसी जी गुरु भी हैं। वो अभी आर्ट एंड कल्चर से पहुंची हैं, और बहुत जल्दी उनका टेन्योर पूरा होने जा रहा है। तो मेरी ऐसी गुजारिश है, अभी मुझे मौका मिला जेपी नड्डा भाई साहब से मिलने का, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा विश्वास पार्टी ने दिखाया कि हाँ, पार्लियामेंट में एज ट्रांसजेंडर पर्सनैलिटी दे कैन सीक्स मोर कैंडिडेट। और एक हम्म, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ नवीन सर, क्योंकि आप तो वो है मतलब जिनके नहीं, बारे में बोलना अतिशयोक्ति होगा, नहीं मुझे बोलने दीजिए, नहीं, रोकिए नहीं, मत। नहीं। नहीं नहीं, ये अतिशयोक्ति होगा कि जो हमारे देश का गौरव, हमारे राजनीति तो बहुत दूर की बात है, देश की सेवा और समर्पण भाव से जो आपकी पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने की है, मैं उसको सल्यूट करती हूँ, प्रणाम थैंक करती यू, हूँ। और थैंक यू। सच में हमारे देश को उन्नत बनाने में, आज हम जो इतना सुरक्षित बैठे हैं अपने घर में, और एज अ ट्रांसजेंडर पर्सनैलिटी आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, तो क्रेडिट आपको मेरी तरफ से नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा है। नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो आप, सारा श्रेय आपको जाता है। आप काम कर रहे हो, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आप एक सेंसिटाइजेशन ला रहे हो। सेंसिटाइजेशन के मुद्दे से देविका, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंडिया में देखें और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखें, तो फॉरेन कंट्रीज में फिर भी ज्यादा सेंसिटाइजेशन है थोड़ी।
बहुत सही कहा नवीन सर आपने। कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं इनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहला, हमारे हमारे लिए देखिए कितनी बड़ी बात है सर कि भारत पूरे विश्व में उन देशों में शुमार हुआ जहां पे ट्रांसजेंडर्स को एज अ थर्ड जेंडर के रूप में रखा गया। पहली चीज, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरा, आप जानते हैं भारत जैसे विविधताओं वाले देश में मुझे तो नहीं लगता था कि आने वाले 20-50 सालों में हम लोग रिकॉग्नाइज होते। पर बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, भारतीय संविधान का और भारतीय दंड जो हमारी न्यायपालिका है उसका, और कि हम एक थर्ड जेंडर के ऊपर में आज वो अधिकार मिला है कि हम कहीं भी जाते हैं इन एवरी डिपार्टमेंट, ईदर प्राइवेट और द गवर्नमेंट, हमें हमारा खुद का अधिकार है। मैं जब लाइन में लगती हूँ, मुझे कुछ चीज बनवाना होता है या फिर मुझे, तो अगर वहां पे जेंडर लाइन भी नहीं होती फिर भी मैं सेपरेट खड़ी हो जाती हूँ। और लोग मुझसे पूछते हैं नवीन सर कि मैडम ये औरतों वाली लाइन में क्यों नहीं लग, मैंने कहा मैं औरत नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, बट मैं औरत हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और ये वर्डिक्ट है कि हर एक जगह पे 3 क्यू होंगी, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो कहा उस क्यू है में तो उस क्यू में मदद मिलता है, कोई ऑफिसर आके हेल्प करता है फिर? नहीं, फिर सर बहुत अच्छा लगता है, पर आवाज अच्छा, तो मुझे ही देनी है ना नवीन सर। आवाज करेक्ट तो करेक्ट। मुझे जब मैं सरकारी, मैं धौलपुर जैसे शहर में, छोटे से शहर में जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ, तो वहां के पीएमओ से मुझे ही संघर्ष करना है कि कहाँ है ट्रांसजेंडर विंडो, कहाँ है ट्रांसजेंडर, कहाँ है ट्रांसजेंडर से। क्योंकि देखिए सर, चाहे एक व्यक्ति हो वो लाभार्थी है, चाहे 10 करोड़ हो वो लाभार्थी है। कई कई जगह पे बड़ा बड़ा अनूठा होता है, बड़ा आप बड़ा अतिशयोक्ति करेंगे अमरजीत सर की, कहीं कहीं पे लोग क्या करने लगते हैं कि मैडम आपका पॉपुलेशन तो कुछ है नहीं, कोई आता है अरे ही नहीं, तो ये सेवाएं कैसे? तब मैं उनको कहती हूँ कि ये सेवाएं नहीं है, ये हमारा बेसिक और मौलिक अधिकार है जो आपको दे। चाहे वहां पे उस हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवा लेने के लिए 1 देविका जाए या 10 देविकाएं जाए या 10,000 देविकाएं जाए, आपको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है और ये एक मौलिक अधिकार है जो संविधान ने मुझे दिया है। बड़े दुख की बात आज मैं कहूंगी आपसे, एक माँ बाप दिव्यांग बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार है, रेपिस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मर्डरर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गुंडे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चोर कर लेते हैं, वो अपनी ट्रांसजेंडर बच्चे को एक्सेप्ट करने को कभी तैयार नहीं होते। क्या कसूर है हमारा? सिर्फ इतना कसूर है क्या? धरती फाड़ के या आसमान फाड़ के या धरती चीर के पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं कि जैसे माँ बाप के द्वारा। और अगर सही मायने अगर कोई माँ बाप ये कहता है नवीन सर कि बहुत माँ बाप बोलते हैं, मेरी मम्मी कभी कभार बड़ी दुखी होती है कि भगवान ने तुम्हें एक स्त्री का ही रूप दे देता या तुम्हें लड़की ही बना देता तो कि बहुत अच्छा होता, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो मैं कहती हूँ इसमें मेरी गलती है। इस मेरी गलती क्या है? इसमें गलती तो आपकी है। यू हैव गिवन बर्थ। I was not desirable person. I didn't desire कि मैं औरत बनूंगी या पुरुष बनूंगी या ट्रांसजेंडर बनूंगी। आपने पैदा किया, जैसी मैं थी वैसी बन गई। आपके अंदर जो तब्दीलियां एक पुरुष के शरीर में स्त्री की देखी या हुई, जो आपने फील की, आपने उन तकलीफों को सहा, समझा और अपना निर्णय लिया। आपने कभी अपने माँ बाप की तकलीफ के बारे में सोचा कि आपके ऐसा करने से उनको कितनी तकलीफ, मतलब सामाजिक तौर पे करने का या हो गया, या करने का हो गया? हाँ, कि भाई अब वो आपको किस नजर से देखे, वो आपके लिए क्या सोचे या क्या उनकी तकलीफ रही होगी, कभी आपने इस बारे में सोचा? मैं इस चीज को टच नहीं करना चाहता था, पर मैं क्योंकि हमारी बात होगी माँ बाप की, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वही प्रश्न आपने करा है अमरजीत सर, और ये पीड़ा हर किसी के मन में रहती है, मेरे में भी रहती है। मैं भी कहीं ना कहीं सोचती हूँ मेरे माँ बाप को लज्जित किया, मैंने मेरे माँ बाप को दुखी दिया, क्योंकि एक पुरुष होके उनके मन में बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरे घर में बेटा हुआ है तो हमारे समाज में तो ना वंश आगे बढ़ेगा और वो होगा, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि ये होगा वो होगा। पर मुझे ऐसा लगता है सर, मैं उनको दुख तब पहुंचाती
जब मैं भिक्षावृत्ति की दलदल में होती, मैं उनको और पीड़ा तब देती जब मैं किसी देह व्यापार में होती, मैं उनको पीड़ा तब देती जब मैं गलत रास्ता अपनाते हुए अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती, मैं शराब पी रही होती, जुआ खेल रही होती, गुंडागर्दी कर, पर मैंने उनको गौरवान्वित किया है मेरी शिक्षा के द्वारा, मैंने उनको गौरवान्वित किया है मेरे नृत्य के द्वारा, मैंने उनको गौरवान्वित किया है मेरी कला के द्वारा, और मैंने उनको गौरवान्वित किया कि मैं कुछ भी हूं। मैं जो आज मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूं, मैंने कुछ भी किया, पर मैंने आपका नाम रोशन किया कि आप ये गर्व से कह सकते कि मेरा बेटा कुछ भी बन गया या बन गई, उसने हमारा नाम रोशन किया। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताती हूँ अमरजीत सर, अगर मैं देवेंद्र होती ना तो शायद मैं कुछ ना कर पाती, पर आज मैं देवेंद्र से देविका बनी ना तो मैं बहुत कुछ कर गई। यहाँ तो मुझे रोक लगता है जी जी, आपने आपने इतना काम किया, पर हर ट्रांसजेंडर जिसे हम देविका नहीं कह सकते, वो उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती। वो आपकी तरह किस्मत लेके नहीं पैदा होते। कई ऐसे गुमनामी के अंधेरे में भी खो जाती हैं, कई अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाती, कुछ ऐसे उसमें चली जाती जहां पर उनका नामो निशान भी नहीं होता। तो हर जो औरत या महिला आपके जैसे नहीं हो सकती है, आप उनकी बारे में सोचो कि भाई उनके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। आपने तो गौरवान्वित किया, आपने नाम किया, वो सही बात है जी। आप बहुत सही बोल रहे हैं सर। उसी के लिए हमारी मंशा, सरकार की मंशा और हमारी केंद्र सरकार की मंशा ये है कि इसीलिए गरिमा गृह नाम से कुछ प्रोजेक्ट चला रहे जा रहे हैं। हमारे भारत में बहुत बड़ा काम हो रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, अमरजीत सर ने बिल्कुल सही कहा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको देविका की तरह अच्छी किस्मत तो या प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं, वो लोग अपना पूरा जिंदगी भिक्षावृत्ति की दलदलों में, देह व्यापार की दलदलों में कर देते हैं। जो बड़े अच्छे फैमिलीज से होते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों का मर्डर हो चुका है अरे जब वो देह व्यापार कर रहे थे। मैं खुल के आज कहूंगी कि जब वो लोग देह व्यापार कर रहे थे, जब लोग की एक टोली आई तो उन्होंने उसको चाकुओं से गोद के मार डाला। ओ आप माय हर से में सुन सकते हैं, दिल्ली में आप बहुत सुन सकते हैं, और दिल्ली एक इतना बड़ा हब है, दिल्ली और मुंबई, जहां पे सेक्स वर्किंग का बहुत बड़ा रैकेट्स में लोग काम करते हैं, और वहां पे कितने ही ट्रांसजेंडर महिलाएं अपने जीवन को खत्म कर चुके थे, क्योंकि मुझे लगता है वो देह व्यापार पे जब एक सड़क पे खड़ी होती है रात में, तो शायद कफन को वो सर पे बांध के चलती है कि पता नहीं आने वाला जो कस्टमर या जो क्लाइंट होगा, हो सकता है वो उनकी जान उनसे ना ले ले। तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल सही कहा, उसको दूर करने के लिए सर हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारी स्माइल एक योजना है। उसके तहत गरिमा गृह, अ फ्री शेल्टर होम फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल, हम लोग भारत सरकार ने बनाए हैं, और हर राज्य में वो बने हैं। कुछ एक राज्य हैं जहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, पर अभी हो जाएंगे। तो उनमें क्या है, उनमें जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं मेरे जैसे, वो अगर अपना घर छोड़ते हैं, उनको वहां पे निःशुल्क खाने और रहने की व्यवस्था, बहुत अच्छा। शिक्षा के साथ पढ़ाई और स्किल ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, कि जिससे जो भिक्षावृत्ति है और जो किन्नर समाज के जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें वो लोग ना जाएं, उसमें वो बैगिंग ना करें, सड़कों पे भीख ना मांगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पेन होता है और सबसे बड़ा जो हमारा अब्यूज करते हैं वो हमारे अपने लोग करते हैं। मैं एक बात पे आप आज इस सेशन के माध्यम से मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि सबसे बड़ा शोषण जो होता है वो किन्नर समाज उन गुरुओं के द्वारा होता है, जो हमारे जैसे बच्चों को अपने घर में ले आते हैं, हमसे भिक्षावृत्ति कराते हैं, हमसे देह व्यापार करवाते हैं, हमसे सब गंदे काम कराते हैं, अपना झूठा पीक दान, मतलब घरों में एक परंपरा होती है नवीन सर की, अगर किसी गुरु को पीक करना, अगर वो तंबाकू खा रही है तो वो ऐसे वॉश बेसिन नहीं जाएगी, शी ब्रिंग अ वन काइंड ऑफ स्टैंड, वो उसमें ऐसे पी करेगी मुगलों की तरह जो होता था। और जो हमारे जैसे शिष्याएं हैं उनको अपने हाथों से धोना पड़ता था। सोचिए कितना पेनफुल होता होगा मेरे जैसे बच्चे के लिए, जिसके फादर इंडियन आर्मी में थे। आज तक कभी नवीन सर एक पानी का ग्लास तक घर में नहीं उठाया था, और वहां पे के झूठे पीकदान साफ करने, और जब खाना खाने का वक्त आता था तो गुरु सामने बैठ जाती थी और शी वॉज काउंटिंग योर ब्रेड, 1 2 3, एंड वो इतना शेमफुल होता था एक खाना खाने वाले व्यक्ति के लिए कि मतलब मैं कैसे जीऊं, मतलब वो बैठी शी इज काउंटिंग
कि 2 से ज्यादा नहीं मिलेगी, और आज हम्म। अगर तुमने 3 खा लिया तो शाम को नहीं मिलेगा। देविका जी, तो ये सो कॉल्ड गुरु क्या क्या आपको क्या शिक्षा देते थे, वो क्या सिखाते थे जिसकी उस- वजह से वो गुरु बने? बस ये गुरु बन गए हैं, भिक्षावृत्ति की शिक्षा है। आप अरे जाइए, समाज समाज में एकता फैलाइए, अपने वस्त्रों को कपड़े उतारिए, जबरन वसूली करिए, बंधुआ मजदूर बन के रहिए, और उनके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनकी मार खाइए। मतलब तो उनकी क्या बेसिकली होता है, बेसिकली गुंडा कर दिए। 120% नवीन सर गुंडागर्दी है। इतना तगड़ा टेररिज्म है नवीन सर कि आप सोच नहीं सकते कि अगर कोई ट्रांसजेंडर महिला मेरे जैसी या कोई यंग बच्चा वहां से भागता है तो वो उनके चंगुल से निकल नहीं सकता, और इतने तो वो गुंडे पालते हैं वो लोग। और सबसे बड़ा सर, मैं कुछ एक वीडियोस आपको दिखाऊंगी, आप सोच के दंग रह जाएंगे कि जो किन्नरों में सजा होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया, मान लीजिए मैं सुबह नहीं उठी, मैंने गुरु को, मेरे जैसी लीडर है तो मैं तो क्वेश्चन पूछूंगी, गुरु ने कहा ए बेटा उठो, चलो चाय बनाओ। मैंने कहा गुरु मैं नहीं बना सकती चाय, मैं सो रही हूं, ये मैंने बोल दिया, और गुरु को बुरा लगा और उसने मेरे बाल पकड़ के कैंची से काट दिए। इन किन्नरों में कुछ एक सजाएं होती हैं जो सबसे ज्यादा एंटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती है, जो कि लॉज भी बने हैं, और जिनमें सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम जैसी जो ट्रांसजेंडर महिलाएं होती हैं उनको अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, और हर एक महिला को अपने बाल खूबसूरत लगते हैं। तो इनको क्या लगता है कि अगर इसको सबक सिखाना है ना, इसको शिष्या को, इसके बाल काट दो। तो वो गुरु अपने हाथ कैंची से हम लोग को शेव कर देते हैं। उसके बाद गरम गरम सिक्का उसको यहां पे चिपका देते हैं, यहां पे चिपका देते हैं, और बोलते हैं दाग लगाना, कि हमने दाग लगाया है इस मूर्त को। और एक होता है कि हरियाणा में अमरजीत सर पंचायतें होती हैं, बिकॉज आप अलवर से हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू हरियाणा। तो हरियाणा में पंचायतें होती हैं जिसमें पंचायतें अपना फैसला सुनाती हैं, कि जैसे कोई लड़का लड़की ने प्यार किया, अब पंचायत ने कह दिया, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, गांव के लोग पंच बन गए और उन्होंने बोल दिया जाओ इन लड़की लड़कियों को बोलो गांव में ना आए, बाहर जाओ, या इन लड़की लड़कियों को अलग अलग की सजा दे दो, या इनका हुक्का पानी बंद कर दो। तो यही हुक्का पानी इन द सेंस कि ना तो इनसे कोई व्यवहार रखेगा। तो ये किन्नर समाज क्या करते हैं, ये लोग हुक्का पानी बंद करने की इनकी एक परंपरा होती है, जिसमें अगर कोई मेरा जैसा ट्रांसजेंडर बच्चा अगर उससे कभी भूल हो गई तो ये लोग हुक्का पानी बंद कर देते हैं उसमें, यानी मुझे कोई भिक्षावृत्ति पे पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगाएगा। यानी अगर मैं उस किन्नर के घर में, गुरु के घर में भिक्षावृत्ति कर रही हूं, और अगर मैं वहां से गुस्से में चली गई तो पूरे इंडिया में जो किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे बेटा तेरी तो बोली लगी है, तुझे तो बेच दिया गया है, और तेरा हुक्का। तो सोचिए, फिर उस ट्रांसजेंडर महिला को एक ही रास्ता नजर आता है नवीन सा, वो होता है ट्रेन या बसेस मांगना, लाल बत्ती मांगना, या एक होता है अपने आप को बेच के इस पापी पेट को भरना। कौन किसको, ये दिल्ली की कड़कती हुई सर्दी दिसंबर जनवरी के महीने में रात को 1 बजे अपने आप को छोटे कपड़ों में रख के अपने आप को बेचना, कि मैं, और अंधेरे में वो इस काम को करने के लिए नीचे उतरती हैं, उनको नहीं पता होता कि वो नाला है, कोई सांप है, कुछ है, बस एक ही बात होती है कि आज 200 रुपए कम जाए तो कल मेरा 5 किलो आटा आ जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो देवेंद्र जी, आपकी जो एनजीओ है वो सिर्फ आपके लोग ही या आपकी आपकी जो मेंबर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उस एनजीओ को? सर मेरा, जब मैंने एनजीओ सेक्टर में शुरू किया काम, तो उससे पहले मैं कुछ एक एनजीओ से एज अ वॉलंटियर जुड़ी, फिर वहां पे पीयर एजुकेटर बनी, फिर मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया समानता का सम्मान, द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। और उस फाउंडेशन मैंने रजिस्टर कराया, और रजिस्टर कराने के बाद वो फाउंडेशन जब रजिस्टर हुआ उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, और मुझे सरकार से कई 2-3 बार कुछ एक थोड़ा बहुत अनुदान प्राप्त हुआ, ज्यादा नहीं। और मेरी एनजीओज में, मेरी जो संस्था है, मेरा दिस इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर ट्रांस पीपल, दिस इज वर्किंग फॉर एंटायर कम्युनिटी ऑफ द मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स, कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, ट्राइबल हो, महिलाएं हो, एनिमल्स हो, समाज में पिछड़े हो, कूड़ा बीनने वाले हो, वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं हो, जो भी हो, उन सब जो मार्जिनाइज है, यानी समाज में जो तिरस्कृत है, समाज शोषित है, समाज में वंचित है, उसके लिए मैं देविका खड़ी है। बहुत बढ़िया। अच्छा,
एक हाँ जी, मिनट नवीन जी दिमाग में मेरे हाँ बात हाँ आई। यूपी गवर्नमेंट ने आपके लिए काफी कुछ किया, और जिस स्टेट के अंदर आप पैदा हुई, धौलपुर राजस्थान, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ किया, को सपोर्ट किया? सर राजस्थान आपको जान के बड़ा आनंद होगा, क्योंकि जी। मैं बीजेपी की हूँ तो कांग्रेस वालों की प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। तो पर फिर भी मैं कहती हूँ कि सरकार तो सरकार है। राजस्थान पूरे भारत का पहला एकमात्र ऐसा राज्य बना जिसमें 40 करोड़ रुपए की धनराशि पर ईयर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए खर्च होना लगी। वो बहुत किसी भी राज्य में है सर। उसके बाद तमिलनाडु ने शुरू किया, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा अमरजीत सर, उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जो खर्च होने वाली राशि, आप सुन के मन में ग्लानि ले आएंगे, वो 2 करोड़ रुपए है। ओनली 2 करोड़। तो राजस्थान में बहुत एक्टिविज्म बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और अगर मैं आज एक बहुत बड़ी बात नवीन सर आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, ट्रांसजेंडर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर अगर हम सेंसिटाइजेशन और किए जाने वाले कार्य की बात करें तो वो आज भी जीरो है सर। आप आज भी बताना चाहूंगी, मेरी 1 साल हो गया इस बोर्ड को बने हुए। मैं हर रोज संघर्ष करती हूँ, हर रोज पत्र लिखती हूँ प्रमुख सचिव साहब को, मुख्य सचिव साहब को, माननीय गवर्नर साहिबा को, सीएम साहब को, कि भैया आपने बोर्ड तो बना दिया, आप पॉलिसीज तो तैयार कर दीजिए, जिससे जो जो छोटा सा आपने 2 करोड़ रुपए दिया है उसको हम यूटिलाइज कर सके। और वहां राजस्थान में अगर देखेंगे तो 40 करोड़ रुपए का पॉलिसी बन चुका है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वो पैसा खर्च हो रहा है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बिहार और छत्तीसगढ़ ने 200 से ज्यादा ट्रांसजेंडर व्यक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा व्यक्ति पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे सर कि अभी तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा का भी अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं मिला है। मैं अपने व्यक्तिगत एक्टिविज्म की तरफ से लखनऊ विश्वविद्यालय से लेके जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निशुल्क शिक्षा के लिए मैं प्रेरित कर चुकी हूं, एंड दे आर सीकिंग द एडमिशंस नाउ। सेकंड, उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय और स्नानागार, ये हमारे, और अलग से सेपरेट वार्ड की व्यवस्था वो मैंने करवाया है। पर अगर आप बात करें फ्री पेंशन योजना ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो नहीं है। स्कॉलरशिप्स नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है। तो अमरजीत सर बड़ा माफी चाहूंगी मैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिलने के बाद भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सिर्फ बना दिया गया, हम लोगों को सिर्फ नॉमिनेट करके एक पद दे दिया गया। सारी शक्तियां अध्यक्ष महोदय के हाथ में है, और अध्यक्ष महोदय हमारे समुदाय के भी नहीं है। बड़ा दुख की बात देखिए कि महिला आयोग का अध्यक्ष नवीन सर आपके हिसाब से कौन होता है? महिला आयोग जो बनता है उसके अध्यक्ष महिला होती है, पुरुष होती महिला होती है। SC ST आयोग जो बनता है उसका अध्यक्ष क्या जनरल कैटेगरी का होता है? नहीं ना, SC कैटेगरी का होता है। और अगर हम बात करें वित्त आयोग की तो वह फाइनेंस से डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, फाइनेंस में जिनको। पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इस भारत में जितने भी बने हैं सर, दुर्भाग्य देखिए कि सारे अध्यक्ष जो है ना वो पुरुष हैं। मैं पुरुषों को गलत नहीं कहती, पर वो समुदाय से ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ एक बड़ा ही मतलब दुखद है मेरे मन में कि एक वर्डिक्ट दे दिया कि जितने भी वेलफेयर बोर्ड्स बनाए जाएंगे पूरे भारत में, उनके अध्यक्ष जो हैं वो वहां के समाज कल्याण मंत्री रहेंगे। तो हर राज्य में जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने हैं, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और मुंबई में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, हर जगह पे जो अध्यक्ष है वो समाज कल्याण मंत्री हैं, और उपाध्यक्ष से लेके जो सदस्य हैं, सदस्य सलाहकार हैं, वो साकी समुदाय के। तो हमारी फाइलें तो वहां पहुंचती हैं पर वहां से ना हो जाती हैं। पर तो मैं एक चीज बता दूं देविका आपको, जिस ऊर्जा से आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है 2-4 साल में आप चीजें बदल दोगे। थैंक यू सो मच। हो सकता है जल्दी खुश हो जाएगा। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट ये बताएं, फिल्मों की तरह रुझान है आपका? फिल्में देखती है? हाँ, फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक है? बहुत ज्यादा फिल्में मुझे अच्छा। बहुत ज्यादा पसंद है।
नृत्यांगना हूँ, तो हम्म हमारा नृत्य जो है सर, हमारा शास्त्रीय नृत्य 2 चीज़ों से बना है, हम्म नृत्य और नृत्य। नृत्य का मतलब होता है अभिनय, जो आप हम्म एक्टिंग से बोलते हैं, जिसमें नायिकाएँ हैं, नायक हैं, और नृत्य का मतलब होता है प्योर टेक्निकल डांस, जिसे जैसे हम्म अभी सर ने जो तुमको पढ़ा, वो उस पे अंग को नाचते हुए, अपना अंग बनाते हुए बंदिश पे हम्म नाचना। इन दोनों को मिलके नृत्य बनता है, नृत्य हम्म और नृत्य। तो एक्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे हम्म। लगता है कि जब मैं मौका बन मुझे लग रहा था कि देविका इज मे बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। नहीं, एक चीज़ है सर, बहुत सुंदर मूवी आई अभी भारत में, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि कौन नहीं, सी? एक वेब सीरीज़ ताली, सुष्मिता हाँ। सेन की ताली। और अगर आपको अवसर मिले तो देखिएगा, बड़ी सुंदर अदाकारी सुष्मिता जी ने हमारे जीवन पे उतारी। ऐसा लगा सर, मैं 2 घंटे तक रो रही थी कि हर मेरी कहानी चल रही है, और जब मैं किसी दूसरे ट्रांसजेंडर से पूछती थी ना, तो वो बोलता था कि मेरी कहानी चल रही है। मेरी क्या? तीसरा तो हम सबकी कहानी थी सर, पर हम्म कितना अच्छा होता अगर उसमें अभिनय करने का एक मौका मुझे या मेरे व्यक्तियों को मिलता, तो उस कहानी में मज़ा और भी ज़्यादा आता। तो मैं फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखती अच्छा हूँ। देविका, और फेवरेट फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है आपके? 2-3। अरे! ये तो आपने सोने पे सुहागा। हाँ। मेरी ज़िंदगी के 2 फ़ेवरेट पॉलिटिशियंस मेल और फीमेल में हैं, जो जिनको मैं बहुत जिनकी दीवानी हूँ, आप समझ गए होंगे। स्मृति ज़ुबिन ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री हैं, हम्म कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ-साथ वो अ, अल्पसंख्यक मंत्रालय के भी मंत्री हैं, यूनियन हम्म मिनिस्टर हैं वो मेरी हम्म आइडल हैं। और एक महिला सर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बेबाकी से पॉलिटिक्स में बोलती है, जिनको मैं बड़ा सुमिरन करती हूँ, जिनको मैं बहुत बहुत ज्यादा, वो मुंबई से है, और आप जानते हैं जो भी 15 दिन जेल हनुमान चालीसा का पढ़ के आई थी, राणे मैडम, मिसेस हम्म। राणे। आई एम फॉन्ड, शी इज द मेंबर ऑफ नवनीत, पार्लियामेंट मिसेस फ्रॉम नवनीत राणा। मिसेस नवनीत राणा। मैं हम्म फॉर सर दाद देती हूँ जिस तरीके से वो बोलती है, और जो उनका साड़ियों का लिबास है। ये 2 तो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन महिलाओं में। और हम्म अब पुरुषों में बात करते हैं। हम्म पुरुषों में मैं जिनकी पूजा करती हूँ, जो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा करीब हैं, मैं उन्हें पॉलिटिशियन तो नहीं बोलूँगी, संघ के हैं वो, पर मेरे आदर्श हैं माननीय सुनील बंसल भाई साहब, जो कि हम्म राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, और अमरजीत सर अपने ही राजस्थान के हैं, और आपके पड़ोसी हैं, कोटपुतली के हैं वो। अच्छा। और वो माननीय सह संगठन मंत्री हैं बीजेपी में। और आज नवीन सर जो कुछ में हूँ, जो काबिलियत उनने मेरे अंदर तलाशी, वो भाई साहब का ही नेतृत्व था। और भाई साहब भी, आप भी बड़ा आश्चर्य करते होंगे नवीन सर और अमरजीत सर, के आप रहने वाली राजस्थान की हैं और काम यूपी में कर रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो रहस्य है, वो रहस्य हम्म है सुनील बंसल भाई साहब। उन्होंने मेरी योग्यता देखी, और उस हम्म जमाने में भाई साहब प्रभारी हुआ करते थे विधानसभा चुनाव के, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 प्रदेशों की ज़िम्मेदारी थी। तो भाई साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने मेरा काम देखा, मेरी मेहनत देखी, पार्टी के प्रति मेरा विश्वास देखा। मैंने रथ यात्रा निकाली जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी पहली बार चुनाव लड़े, तो मैंने आगरा से लेके मेरठ, गाज़ियाबाद, मुज़फ्फरनगर तक मैंने रथ यात्रा निकाली। और हम्म उस रथ यात्रा में पार्टी के ने लोगों को मैंने बहुत अपील किया उस पैदल पथ यात्रा पे, जब मैं निकली रथ यात्रा में, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। तो काम मैंने किया। और सुनील बंसल भाई साहब, और दूसरे में जिनके जिनके सब दीवाने हैं, नमो नमो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, जिनसे मैं सीखती हूँ बोलना। और सर विपक्ष में भी मुझे काफ़ी लोग पसंद हैं, मैं नहीं डरती हूँ। विपक्षी पार्टी में जिनकी मैं बेबाक मतलब जिनकी बातों को हम्म मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे कुछ-कुछ हद तक प्रियंका गांधी जी बहुत पसंद हैं, एक हम्म डायनामिक यंग पर्सनैलिटी के रूप में। और मुझे मैं बहुत फॉन्ड थी, अब वो हमारे हम्म बीच में नहीं है, जे ललिता। क्योंकि हम्म उनका जीवन, मुझे लगता है तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री रहीं जे ललिता, उनका जीवन कुछ मेरे जीवन जैसा ही मुझे लगता है मेरा जीवन उनके जैसा थोड़ा बहुत संघर्षशील है। और एक महिला जिनकी सादगी मुझे बड़ी पसंद है, जो मतलब अब वो कुछ भी बोले चलता है, और वो है हमारी ममता बनर्जी। उनकी वो हम्म 150 रुपए की चप्पल मुझे आज भी बड़ी पसंद है, जिसे वो पहन के पार्लियामेंट में जाती है। तो इससे ये दिखता है कि आप कितने ही बड़े बन जाइए, एज़ हम्म। लॉन्गर यू कैन बिग, पर ज़मीन से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। देविका जी, मुड़ते हैं लखनऊ की तरफ। सारा आपने हिंदुस्तान जी। घुमा दिया हमें। बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, एमपी। लखनऊ में आप
आप लखनऊ घराने की नृत्यांगना हैं। कहाँ-कहाँ आपने परफ़ॉर्म किया? और सर किस मेरी जगह किया? आप आईसीसीआर की एम पैनल आर्टिस्ट भी हैं। विदेशों में कहाँ-कहाँ आपको मौका मिला? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ अमरजीत सर कि मुझे माँ सरस्वती और भगवान नटराज की इतनी कृपा रही, माता बहुचरा देवी की, भगवान नटराज की, कि भारत का कोई भी ऐसा प्रतिष्ठित समारोह नहीं है जो मैंने नहीं किया। शुरुआत करते हैं खजुराहो नृत्य समारोह क्या बात खजुराहो से, है! हुँ, हुँ। और उसके बाद उत्तरार्ध समारोह मोढेरा फेस्टिवल जो कि सूर्य मंदिर मोढेरा में संक्रांति पे होता है गुजरात में वो। उसके साथ-साथ ताज महोत्सव आगरा, श्री आगरा, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, उसके ओडिशा। साथ-साथ शिमला समर फेस्टिवल, उसके साथ-साथ पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल, उसके साथ-साथ आपका जो बड़ा ही मतलब प्रसिद्ध समारोह होता है स्वामी हरिदास संगीत समारोह, वो जी, मुझे मौका मिला। उसके साथ-साथ पिंक सिटी फेस्टिवल जयपुर, जयपुर। आभानेरी महोत्सव, चित्तरगुड़ समारोह, मतलब मुझे कलकत्ता लगता भी? है सभी हम्म। भारत में लखनऊ महोत्सव, मेरठ महोत्सव और अलीगढ़ महोत्सव, आपके बिहार में गया महोत्सव, जी, राजगीर समारोह, और अगर हम और दक्षिण भारत की बात करें तो हम्पी महोत्सव, मैसूर दशहरा महोत्सव, चिदम्बरम फेस्टिवल, विडंबना। उसके साथ केरला में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सूर्य समारोह, और उसके साथ-साथ महाराष्ट्र में अजंता एलोरा फेस्टिवल, बहुत सारे समारोह। मुझे नहीं लगता कि भारत का, बस हाँ, भारत के 2-3 समारोह नहीं करे हैं, जिनमें उड़ीसा में कोणार्क समारोह है, क्योंकि कोणार्क ग्रुप चाहते हैं, वहाँ के जो कला एवं संस्कृति विभाग के जो लोग हैं, वो कहते हैं वहाँ पे समूह नृत्य होता है। वहाँ पे सोलो नहीं, एंड आई सोलो। एम अ सोलो परफॉर्मर। मैं जी, सोलो नहीं परफॉर्म, समूह इसलिए नहीं परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि बड़ी खास बात मैं कहना चाहूँगी, कोई एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति से नहीं सीखना चाहता है। आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने शिष्य बनाऊँ, जो कपिला जी मुझे दे के गई हैं विरासत, उसको संजों पर कोई आता ही नहीं है, और हम्म। बैनर भी लगाया तो हो बदलेगा, सकता है। ये भी समय बदलेगा, वक्त ये भी बदलेगा। सर अ, अमरजीत सर, मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ शिष्याएँ हों, तो जो कपिला जी मुझे बहुत उम्दा ख़ास दे के गई हैं, वो मैं उन तक डिलीवर करूँ, कहीं ये शिक्षा मुझ तक रह ना जाए। तो ये उन खास में से वो सपना कोई है कि एक उन खास में से कोई एक कवित सुना दीजिए या कोई टुकड़ा सुना दीजिए लखनऊ घराने का। आज ज़रूर, पहले तो शुरुआत करूँगी धमाकेदार परन से। एक बड़ी शंभू महाराज जी की एक बड़ी खूबसूरत परन है, जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और अच्छा, बड़ा मज़ा आएगा। 3 जी, ताल 16 मात्रा में, देखिए। जी। दिन दिन नाना दिन नाना दिन 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 गेगित टिकदा गेगित टिकदा गेगित 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 टिकदा ताकर घुम देता कत के दिन नगदे ता घिन तड़ांग ध कतीट था धा टिकत गदि गन धाते धा टिकत गदि गन धाते धा टिकत गदि गन धाते ता धाते धा 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 टिकत गदि गन धाते धा टिकत गदि गन धाते धा टिकत गदि गन धाते ता धाते ता धाते धा धाते धा धा टिकत गदि गन धाते धा टिकत गदि गन टिकत गदि गन धाते ता धाते ता बहुत क्या बात है! क्या बहुत वो तो यार, आप दोनों ने मिलकर मेरे को डरा दिया अच्छा। है। आर्टिस्टिकली आर्टिस्टिकली दोनों जुड़ गए हो और मुझे डरा रहे हो बैठ के। अच्छा, कभी कवित सुनाइए जी। आपको एक एक कवि खास कवित। जी, एक बार तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि साज सामने है और नृत्यांगना सामने है, और पर मैं बहुत उनके सामने एक बहुत सुंदर कवित्त है लच्छू महाराज जी का। जी, ये मेरे दिल के बड़े करीब है, और ये तृष्य जाति का कवित्त है, और बहुत ये 3 ताल मात्रा में है। दिन दिन नाना 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 दिन नाना दिन नाना दिन दिन नाना दिन नाच गोपाल लाल तत्त धिकिट गिगितड़ंग राधा मुस्कान आ दकड़ घुंकड़ गिन्नड़ंग मुरलीधर अधर नीनी सावरेन एकता राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण दिन 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 जात जात तट 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 यमुना के दृगन दृगन जात कुंज कुंज भटक भटक दृग दृग दिग गोपिन को दृग दृग दिग ग्वालन को निरखे हैं जिनके गोवर्धन धारी क्या बात धन 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 भाग जिनके हैं धन 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 भाग जिनके हैं धन 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 भाग जिनके हैं है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या बात है, वेरी गुड देविका। देविका, मजा आ गया। एंड आई, हाँ हाँ, कुछ कह रहे हैं आप, सॉरी।
एक पेशकश अमरजीत सर के लिए Please. अरे कर वाह, रही हूँ मैं। ये तो Thank you. आप एक चीज बताओ, सारी पेशकशें अमरजीत के लिए ही आज मुझे लग रहा है। क्योंकि आर्टिस्ट सामने बैठे ना इसलिए। नहीं अच्छा अमरजीत, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ यार। नहीं, वाह आप कमाल। अच्छा बजाते हो भाई, क्या बात। हाँ प्लीज। ये एक बड़ा खास तबले की तिहाई है और हाँ हाँ प्लीज। मतलब ये तबले की मतलब एक खास तिहाई है और ये मुझे मेरे दिल के बड़ी करीब है और ये मेरी खुद की जी जी, रचना है। हाँ मैंने प्लीज। कोशिश की करने का, मैं थोड़ा सा याद कर लेती हूँ, बड़ी पुरानी चीज है, हाँ तो आज मैं चाहूंगी कि आने वाले समय में अमरजीत सर इसको कहीं पेश करें तो मुझे बड़ी खुशी। एक जी हाँ, एक आपको पंजाब की एक खास चीज मैं आपको सुनाता हूँ, बाद में आप उसको लिख भी लीजिएगा ऑफ पक्का। द रिकॉर्डिंग। ये है, इसको अंताक्षरी छंद बोलते हैं क्या बात है। पंजाब का, जहां से जैसे किसी बात कोई खत्म होती है उस वर्ड से उसका अगला गाना या अगली बंदिश शुरू होती है। सो ये है वाह। पंजाब की। कत धा किट तक तकट धान धागे तेरे किट धिन, कत धा किट तक तकट धान धागे तेरे किट धिन, धिन धिन धा तेरे किट धागे तेरे कता घे, घे तड़ान धागे तेरे कता कत, कत तेरे घे तेरे कतान धा, धीना ते ते कता का धीरे तक तक धा धीरे तक तक धा धीरे तक धा, धीना ते ते कता का धीरे तक तक धा धीरे तक तक धा धीरे तक धा, धीना ते ते कता का धीरे तक धा धीरे तक धा धीरे तक धा। क्या बात क्या है, क्या बात है। तो बहुत मजा आ गया देविका आपके साथ। आई होप इवन यू लाइक्ड द शो। और जहाँ पे माँ सरस्वती है, संगीत है और संगीत से बड़ा कुछ नहीं होता और मुझे लगता है कि गायन, वादन और नृत्य बन के ही संगीत बनता थैंक यू। है। तो हम्म, मुझे खुशी है कि आज मुझे एक ऐसे सेशन में रूबरू होने का मौका मिला जहाँ पे साज हैं, आप जैसे व्यक्ति हैं जिनसे मतलब जो क्या ही बोलूँ, डे वन से जब आपसे बात हुआ तब से आई गॉट वेरी आई फील वेरी इंस्पिरेशन फ्रॉम यू और मतलब सोच नहीं सकती थी, माफी चाहूंगी आप रोकेंगे नहीं 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 कि देश के इतने बड़े आदमी के ग्रैंड सन से मेरी नहीं बात हो नहीं पाएगी, सब सोचा था कि कभी ऐसा होगा, बट नहीं मैं नहीं, बहुत आप you're very talented देविका, गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे काम करते रहे एंड हमारी दुआएं आपके हैं आपके आप साथ, बिल्कुल। दुआएं आपके हर एक छोटे छोटे कदम से ना बहुत बूंद कुछ बूंद से बड़ा घड़ा हो भरता सकता है। है और आप कर रही हैं, तो बिल्कुल। ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।